प्रिय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय कला और लेसन नंबर 7 और वीडियो पार्ट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर की क्यूबिस्ट शैली किस प्रसिद्ध कलाकार की क्यूबिस्ट शैली से अलग है? तो क्यूबिस्ट शैली का अर्थ होता है घनवादी। क्यूबिस्ट शैली का अर्थ होता है घनवादी शैली। और घनवादी शैली की शुरुआत सर्वप्रथम यूरोपीय आर्टिस्ट थे जिसका नाम था पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो ने ही घनवादी शैली की क्या है शुरुआत की थी। और हमारे भारतीय कलाकार गगनेंद्र नाथ टैगोर पाब्लो पिकासो की जो पेंटिंग है घनवादी शैली की वो देखकर बहुत प्रभावित हुए। और उनकी पेंटिंग को देखकर वो गगनेंद्र नाथ टैगोर इसी प्रकार के चित्र बनाने की कला को शुरुआत कर दिया। लेकिन दोनों की कलाओं में थोड़ा बहुत अंतर था। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर की क्यूबिस्ट शैली किस प्रकार पाब्लो पिकासो की क्यूबिस्ट शैली से अलग है? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने क्यूबिज्म की भाषा का प्रयोग अपनी स्वयं की एक अनूठी शैली बनाने के लिए किया। उन्होंने अपने चित्र रहस्यमय हॉल और कमरे का उनका चित्र ऊर्ध्वाधर क्षितिज और विकीर्ण रेखाओं के द्वारा बनाया गया था, जो कि प्रसिद्ध कलाकार पाब्लो पिकासो से पूर्णतः भिन्न था, जिसने ज्यामितीय प्रयोग करते हुए इस शैली का आविष्कार किया था। ये जो नीचे चित्र दिया गया है ये गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ये चित्र बनाया गया है घन चित्रण शैली का शहर, जो कि 1925 ईस्वी में बनाया गया है। और विक्टोरियन मेमोरियल हॉल कोलकाता में ये चित्र आज भी सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 2, रविंद्रनाथ टैगोर की दृश्य कला कैसे विकसित हुई? रविंद्रनाथ टैगोर एक भारतीय कलाकार भी थे और साहित्यकार भी थे। अक्सर वो कविताएं लिखते थे और कविताएं लिखते समय वो कुछ अपने काट छांट करते थे। तो काट छांट करते समय उनसे एक अलग प्रकार का एक विशेष प्रकार का एक दृश्य बन गया, एक चित्र बन गया, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और जीवन के उसी दौर से रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या है कला की शुरुआत कर दी और वो चित्र बनाने के लिए लग गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर लगभग जब 67 साल के हो गए थे, जीवन के अंतिम दौर में उन्होंने क्या है कला बनाने की शुरुआत की थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर कविताएं लिखते समय अक्सर डूडल्स जैसे प्रतिमान बनाते थे तथा उन्होंने काटे हुए शब्दों से एक अद्वितीय सुलेख शैली विकसित की। इनमें से कुछ मानवीय चेहरों और परिदृश्यों में बदल गया, जो कि उनकी कविताओं में मनोरम रूप से दिखाई देते हैं। वे अक्सर अपनी कहानी चित्रकला में मुगल और पहाड़ी लघु चित्रों के साथ साथ अजंता के भित्ति चित्रों से प्रेरणा लेते हैं। यानी वो साथ साथ जो भारतीय हमारी लघु चित्रकला शैली है, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, इन शैलियों से भी वो क्या है बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने क्या है चित्र बनाने शुरू कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विनोद बिहारी मुखर्जी चित्रांकन हेतु किस ओर आकर्षित हुए? विनोद बिहारी मुखर्जी अपने चित्रों के लिए मध्ययुगीन संतों की ओर आकर्षित हुए और शांति निकेतन में हिंदी भवन की दीवारों पर उन्होंने मध्यकालीन संत नामक एक भित्ति चित्र बनाया था, जो कि शांति निकेतन कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। और उसका एक हिंदी भवन है, उस हिंदी भवन की दीवार पर विनोद बिहारी मुखर्जी ने ये मध्यकालीन संत नामक एक भित्ति चित्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 तथा यह तुलसीदास, कबीर और अन्य संतों के जीवन व उनकी मानवीय शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करता है ये चित्र। आगे क्वेश्चन नंबर 4, सोमनाथ होर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सोमनाथ होर का जन्म 1921 में हुई थी और मृत्यु 2006 में। यह एक भारतीय प्रिंट मेकर यानी छापाकार थे। अपनी आसपास की घोर गरीबी, गांव व शहरों में लोगों की दुर्दशा देखकर कई युवा भारतीय कलाकार मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हुए। सोमनाथ होर उनमें से एक थे। सोमनाथ होर ने प्रिंट कलाकृति विद्या को अपनाया। सोमनाथ होर की कुछ प्रमुख कलाकृतियां बच्चे, किसान की सभा, घायल पशु, माँ के साथ बच्चे, शोक करने वाली तथा बिना वस्त्रों के भिखारी। सोमनाथ होर जब बंगाल एक घोर विपदा से, अकाल से गुजरा था, तो उन लोगों की जो दुर्दशा देखकर वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उनकी दुर्दशा से संबंधित उन्होंने क्या है बहुत सारे चित्र बनाए, जो कि छापा कला विद्या के माध्यम से उन्होंने ये चित्र बनाए थे।
आगे फ्रांसिस न्यूटन सूजा कला चिंतन व कार्यों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो फ्रांसीसी न्यूटन सूजा के लिए आधुनिक कला एक नवीन स्वतंत्रता का प्रतीक थी जो सौंदर्य और नैतिकता के पारंपरिक अर्थों को चुनौती दे सकती थी। यद्यपि उनके प्रयोगात्मक कार्य मुख्य रूप से महिलाओं पर केंद्र थे। यानी कि जो फ्रांसीसी न्यूटन सूजा है वो नवीन प्रकार की आधुनिक चित्र बनाते थे सौंदर्य से संबंधित, जो कि महिलाओं के सबसे ज्यादा चित्र बनाते थे, जिनमें जिसे उन्होंने नग्न रूप से चित्रित किया गया है, उनके अनुपात को बढ़ा चढ़ाकर बताया है और सुंदरता की मानक धारणाओं को भी तोड़ा है। फ्रांसीसी न्यूटन सुझाव जो महिलाओं पर ज्यादा केंद्रित थे और महिलाओं की नग्न आकृति ज्यादा बनाते थे और महिलाओं को जो आकार है, जो सामान्य महिला का आकार होता है, उससे बढ़ा चढ़ाकर उस आकार को बनाया गया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। एम.एफ. हुसैन ने चित्रकला की आधुनिक शैली को किस संदर्भ में समझने का प्रयास किया है? एम.एफ. हुसैन ने चित्रकला की आधुनिक शैली को भारतीय संदर्भ में समझने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए वह पश्चिम अभिव्यंजनावाद का उपयोग करके पेंटिंग करते थे तथा चमकीले भारतीय रंगों के साथ ब्रश चलाने का प्रयोग करते थे। उन्होंने भारतीय पौराणिक और धार्मिक स्रोतों से चित्र बनाने के लिए के साथ साथ लघु चित्र शैली, जो हमारी भारतीय लघु चित्र शैली है, ग्रामीण शिल्प और खिलौनों से भी संबंधित उन्होंने क्या किए, चित्र बनाए थे। यानी एम.एफ. हुसैन जो कि एक भारतीय कलाकार थे, उन्होंने चित्र बनाने में जो शैली काम मिली वो तो यूरोपीय शैली काम मिली थी, लेकिन जो उन्होंने चित्र बनाए वो भारतीय पौराणिक कथाओं से संबंधित या भारतीय लघु चित्र शैली या भारतीय जो ग्रामीण शिल्प है उनसे संबंधित उन्होंने क्या किए थे, चित्र बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 7। समूह 1890 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी ग्रुप 1890 के बारे में हमें टिप्पणी करनी है। सन 1963 में जे स्वामीनाथन के नेतृत्व में समूह 1890 की समूह नामक एक समूह का गठन किया गया था। इसमें शामिल अन्य कलाकार गुलाम मोहम्मद शेख, ज्योति भट्ट, अंबादास, जेरोम पटेल, राघव कनेरिया तथा हिम्मत शाह आदि। जो ग्रुप 1890 है उसकी स्थापना 1963 ईस्वी में की गई है, जो कि जे स्वामीनाथन के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। अन्य बाकी जो कलाकार इस ग्रुप से जुड़े हुए थे उनमें गुलाम मोहम्मद शेख, ज्योति भट्ट, अंबादास, जेरोम पटेल और राघव कनेरिया और हिम्मत शाह, ये सभी इस ग्रुप के सदस्य थे। इस समूह के घोषणा पत्र में कलाकारों ने किसी भी विचारधारा से मुक्त रहने का दावा किया है। इन्होंने कलाकृतियों में प्रयोग लाए जाने वाली सामग्री को एक नए तरीके से देखा तथा एक नई कलात्मक भाषा के रूप में अपने कार्य को खुरदरे टेक्सचर तथा सतह के महत्व के बारे में लिखा। इसमें कलाकारों ने जो चित्र बनाने की जो सतह होती है उस सतह के बारे में बताया कि सतह का चित्र में कितना महत्व होता है। प्रश्न नंबर 8। आधुनिक भारतीय चित्रकला व मूर्तिकला की विषय वस्तु को कहां से ग्रहण किया गया है? आधुनिक भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला में विषय वस्तु को काफी हद तक ग्रामीण भारत से लिया गया है। भारतीय कलाकारों की कृतियों में शहर और शहरी जीवन के चित्र बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि यह महसूस किया गया है कि असली भारत गांव में बसता है। 1940-50 के दशकों में बम्बई प्रोग्रेसिव समूह तथा कोलकाता समूह के कलाकारों की कृतियां यह स्पष्ट दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9। 1970 के दशक के बाद कहां के चित्रकारों ने अपने चित्रों में कहानी कहने की शुरुआत की? 1970 के दशक में ऐसे कौन से कलाकार थे जो अपने चित्रों के माध्यम से कोई संदेश या कोई कहानी प्रकट करना चाहते थे? तो 1970 के दशक के बाद कई कलाकारों ने आकृतियों और कहानियों के उपयोग की ओर बढ़ना शुरू किया। शायद यह समाज के प्रति चिंता व्यक्त करने का एक तरीका था। के.जी. सुब्रमण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख तथा भूपेन खाकर ने अपने चित्रों में कहानी कहने की शुरुआत बड़ौदा से की थी। क्वेश्चन नंबर 10। पश्चिमी बंगाल में किन किन कलाकारों ने सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया था? तो पश्चिम बंगाल जो अकाल से पीड़ित था, किन किन कलाकारों ने
ये समस्या प्रकट की थी। जोगेंद्र चौधरी, विकास भट्टाचार्य जी, गणेश पाइन ने पश्चिमी बंगाल में उन सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया जो उन्हें परेशान करती थी। क्वेश्चन नंबर 11, बड़ौदा स्कूल के कलाकारों ने किस प्रकार के कला रूपों को अपनाया? भारतीय कलाकारों की पिछली पीढ़ी की तरह 1980 के दशक में बड़ौदा स्कूल के कलाकारों ने पुराने लघु चित्रों तथा लोकप्रिय कला रूपों की तरह कैलेंडर तथा लोक कला को अपनाया, जिससे वे ऐसी कहानियों को चित्रित कर सके जिन्हें बड़ी संख्या में लोग समझ सके। तो बड़ौदा स्कूल के जो कलाकार हैं, जो पिछली पीढ़ी जैसे बंगाल शैली के कलाकार, जो जिस प्रकार जो अजंता या हमारी जो पहाड़ी लघु चित्र शैली है उनसे संबंधित, या फिर हमारे लोक कला से संबंधित जो चित्र बनाते थे, उसी प्रकार हमारे जो बड़ौदा स्कूल के कलाकार हैं वो उसी प्रकार के वापस चित्र बनाने लगे। क्वेश्चन नंबर 12, 1990 के दशक में कलाकारों को कला चित्रण का कौन सा नया तरीका प्रदान किया गया? तो 1990 के जो कलाकार है उन्होंने जो कला कार्य करने का एक नया तरीका प्रदान किया। 1990 के दशक में वीडियो और फोटोग्राफी ने कलाकारों का ध्यान खींचा। इसने इन्हें गठबंधन करने का एक नया तरीका प्रदान किया, जिसे चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, वीडियो तथा यहाँ तक कि टेलीविजन भी एक स्थान पर इकट्ठे हों। यह माध्यम एक हॉल में हर तरफ से हमारा ध्यान खींच सकता है, जैसे एक दीवार पर पेंटिंग को, दूसरी पर वीडियो, उसके साथ मूर्तियां को तथा शीशे के डिब्बों में चित्रों को प्रदर्शन एक साथ देखा जा सकता है। यानी 1990 के दशक में कला का एक नया ट्रेंड आया, जिसकी ओर कलाकार बहुत बड़ी मात्रा में आकर्षित हुए, जिसमें कला एक बड़े हॉल में सारी कला जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, वीडियो या टेलीविजन सारे एक साथ दिखाए जाते थे। उनमें एक बड़े हॉल में जैसे एक तरफ दीवार पर पेंटिंग लटका दी, दूसरी तरफ कोई मूर्ति लटका दी, एक तरफ वीडियो दिखा दिया, एक तरफ शीशे में कोई पेंटिंग या कोई मूर्ति रख दी। इस प्रकार एक ही जगह पर बहुत सारे दृश्य एक साथ में दिखाए जाते थे। ये कला का एक नया ट्रेंड था, जिसे इंस्टॉलेशन आर्ट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कलाकारों ने फोटोग्राफी से कौन सी नई तकनीकी विकसित की? कलाकारों ने फोटोग्राफी से फोटो रियलिज्म नामक एक नई तकनीकी विकसित की, जिसका उपयोग अतुल डोडिया ने बापू में रेने ब्लॉक गैलरी में किया, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। अनेक युवा कलाकारों ने टेलीविजन स्क्रीन या फोटोग्राफी की तरह तेल या एक्रेलिक रंगों का प्रयोग किया। तो फोटोरियलिज्म के आधार पर एक अतुल डोडिया कलाकार ने एक बापू नामक एक चित्र बनाया था, जो कि रेने ब्लॉक गैलरी न्यूयॉर्क में ये निंदात्मक प्रश्न। भारतीय कला में अमूर्त कला के चलन पर एक निबंध लिखिए। यानी भारत में अमूर्त कला किस प्रकार शुरुआत हुई? एक परिदृश्य चित्र या स्त्री जीवन को दर्शाने वाली उस कृति को भी अमूर्त कहा जा सकता है यदि वह हमारा ध्यान रूपरेखाओं तथा रंगारेख द्वारा निर्मित अमूर्त डिजाइन की ओर आकर्षित करता है। यानी कि उस पेंटिंग को भी अमूर्त कला कहा जा सकता है, जो कि कलाकार के द्वारा एक स्वतंत्र भाव के साथ बनाई जाती है, जिसमें रूप रेखाएं रंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो वस्तु जैसी होती है उसे उस प्रकार से नेम बनाकर एक विशेष प्रकार के आकार में कलाकार के द्वारा बनाई जाती है, जिसे हर कोई समझ नहीं सके, उसे एक अमूर्त कला हम कह सकते हैं। मुंबई के द प्रोग्रेसिव ग्रुप के एक सदस्य एस रजा अमूर्तन कला की दिशा में गए। यदि हुसैन ने आधुनिक कला को दिखाने के लिए अलंकारिक भाषा में भारतीय विषयों को दर्शाया, तो वहीं एस रजा ने अमूर्तता के साथ भारतीय विषयों को लेकर आधुनिक कला को दर्शाया। उनके कुछ चित्र पुराने मंडला यंत्र डिजाइनों से बनाए गए हैं और भारतीय दर्शन में एकता के एक प्रतीक के रूप में बिंदु को भी
उपयोग में लिया गया है, इसे उनके मानचित्र में देख सकते हैं। एस.एच. रजा जो भारतीय आधुनिक कलाकार हैं, उन्होंने अपने चित्रों में पुराने मंडला या यंत्र जैसी डिजाइनों को भी बनाया है और साथ में उन्होंने अपने चित्रों में बिंदु का भी प्रयोग किया गया, इसलिए उन्हें बिंदुवादी कलाकार भी कहा जाता है। ये चित्र है एस.एच. रजा का मानचित्र है जो कि 1972 में बनाया गया और बॉम्बे गैलरी में सुरक्षित है। एस.एच. रजा के बाद में गायतोंडे ने भी अमूर्तता का अनुसरण किया, जबकि के हेब्बर, एस.एच. चावड़ा, अकबर पदमसी, तैयब मेहता और कृष्ण खन्ना जैसे कलाकार अमूर्तता और अलंकारिता के मध्य चलते रहे। पिलू कोच के खानवाला जैसे अनेक मूर्तिकार तथा कृष्णा रेड्डी जैसे प्रिंट मेकर के लिए अमूर्तन महत्वपूर्ण था। उनके लिए सामग्री का उपयोग करना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना नए आकार वे रच रहे थे। 1960 तथा 1970 का दशक और अमूर्तता। 1960 और 70 के दशक में चाहे चित्र बनाना हो या छापना हो, मूर्तिकला हो, अमूर्त कलाकारों का एक व्यापक रूप से पसंद बन गई थी। दक्षिण भारत में के.सी.एस. पनिकर, जिन्होंने भारत में चोल मंडल की स्थापना की, वह अमूर्तता में अग्रणी थे। उन्होंने तमिल व संस्कृत लिपियों, फर्श की सजावटों और ग्रामीण शिल्पों में कलात्मक मूल भावों को आत्मसात करके यह दिखाया कि भारत में अमूर्तन का एक लंबा इतिहास है। के.सी.एस. एक दक्षिणी भारतीय कलाकार थे जिन्होंने चोल मंडल कला ग्रुप की स्थापना की थी और साथ ही वो अमूर्त कला में अग्रणी रहे तथा उन्होंने अपने चित्रों में संस्कृत या तमिल लिपियों का भी प्रयोग अपने चित्रों में किया तथा साथ ही फर्श की सजावटों और ग्रामीण शिल्पों को भी अपने चित्रों में आत्मसात किया। 1970 के दशक के अंत तक अंतर्राष्ट्रीयवाद और स्वदेशीवाद के बीच का तनाव तीव्र हो गया तथा अमरनाथ सहगल जैसे मूर्तिकारों ने अमूर्तता और अलंकारिता के बीच संतुलन बनाया। 1970 के आसपास जो यूरोपीय कला है, अंतर्राष्ट्रीय कला, उसमें और भारतीय कला के बीच में क्या है, तनाव ज्यादा हो गया था। दूसरी तरफ मनाली मुखर्जी का झुकाव अमूर्तता की ओर बना रहा, जैसा कि उन्होंने वनश्री में सन के रेशे के अभिनव माध्यम को अपनाया। मनाली मुखर्जी जो भारतीय मूर्तिकार हैं, उन्होंने एक मूर्ति बनाई थी वनश्री, जो कि जूट या रेशों का प्रयोग करके एक अमूर्त मूर्ति बनाई गई है जो फिर काफी सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में आधुनिक कला ने पश्चिमी से कुछ विचारों को लिया होगा लेकिन इससे काफी अलग थी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आधुनिक भारतीय कला का प्रारंभ। भारत में आधुनिकतावाद एक कला आंदोलन के रूप में ब्रिटिश काल में आया जब 1930 के दशक में गगनेंद्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल तथा जेमिनी रॉय ने कला के क्षेत्र में प्रवेश किया। इन आधुनिक कलाकारों ने स्वयं को आधुनिक कला के अग्रगामी के रूप में देखा तथा इन्होंने स्वयं को परंपरा से आधुनिकता में परिवर्तन की सीमा पर खड़ा पाया। यानी कि भारत में आधुनिक कला की शुरुआत उस टाइम हुई थी जब गगनेंद्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, जेमिनी रॉय, उन्होंने कला की शुरुआत की थी। तब उन्होंने खुद को पाया कि हम भी एक आधुनिक कला के दौर के अग्रगामी कलाकार हैं। आधुनिक कला के विकास में प्रौद्योगिकी का योगदान। औद्योगिक क्रांति के बाद हुए प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व विकास के कारण चर्चों और महलों का अलंकृत करने वाली पारंपरिक कला ने अपना अर्थ खो दिया। जैसे औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के साथ साथ जो पुरानी कला थी जिसमें चर्चों और महलों को अलंकृत किया जाता था, साज सजावट की जाती थी, उस कला ने अपना अर्थ खो दिया। प्रारंभिक फ्रांसीसी कलाकारों ने स्वयं को मुख्य कला संस्थानों से अलग कर लिया। जो फ्रांसीसी की या कलाकार थे जैसे माने देगा, उन सभी कलाकारों ने जो कला संस्थाएं थी उनसे अलग कर लिया। अब कैफे और
रेस्टोरेंट में कलाकार आधुनिक जीवन में कला की भूमिका के बारे में चर्चा करने लगे। अब जो कलाकार थे वो कैफे या रेस्टोरेंट या फिर कहीं पर जाकर जो आधुनिक कला के बारे में क्या है चर्चा करते थे कि हमें आधुनिक कला को किस प्रकार आगे बढ़ाना है। भारत में एफ.एन. सुजा जैसे स्वामीनाथन जैसे कलाकारों ने कला संस्थाओं के विरुद्ध विद्रोह किया और वे अपनी पहचान इन पश्चिमी आधुनिक कलाकारों के साथ करने लगे। जो भारतीय कलाकार थे सुजा जे स्वामीनाथन और अन्य कुछ कलाकार हैं, उन्होंने कला संस्थाओं का विरोध किया और वे अपनी पहचान है वो जो यूरोपीय कला है उसके साथ जोड़ने लगे, यानी उस प्रकार का ही काम करने लगे। कला में स्वदेशी का विचार। भारतीय आधुनिक कला में स्वदेशी 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आनंद कुमार स्वामी जैसे कला इतिहासकारों ने दिया। भारतीय कला जो कंपनी शैली के अधीन थी, यानी जो यूरोपीय कलाकार यूरोपीय शैली में काम करते थे ज़्यादातर भारतीय कलाकार, तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के आसपास कुछ इतिहासकार थे, आनंद कुमार स्वामी, ई.वी. हेवेल, उन्होंने स्वदेशी कला की शुरुआत की थी। अतः हम भारतीय कला के आधुनिकतावाद को पश्चिम की अंधी नकल नहीं मान सकते। भारत में यह एक भारतीय आधुनिक कलाकारों द्वारा चयन की गई और एक सावधानीपूर्वक चलाई गई प्रक्रिया थी। भारतीय आधुनिक कला में राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी के अंत में अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल के उदय के साथ भारतीय कला में राष्ट्रवाद को खोजा गया। इसके बाद कला भवन शांति निकेतन में इसने एक अलग रूप धारणा कर ली और अवनींद्रनाथ टैगोर के विद्यार्थियों नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार जैसे कलाकारों ने आधुनिक कला में अजंता, भित्ति तथा मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी लघु चित्र की पिछली परंपराओं से प्रेरणा ली। 19वीं शताब्दी के अंत में अवनींद्रनाथ टैगोर ने कंपनी शैली के विरोध में बंगाल शैली की शुरुआत की थी और स्वदेशी शैली की शुरुआत की थी। उसके बाद में शांति निकेतन में भी स्वदेशी शैली को अपनाया। कुछ कलाकार थे नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार जैसे जो आधुनिक कलाकार थे, उन्होंने अजंता, मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी शैली से प्रेरणा प्राप्त की। इससे स्पष्ट होता है कि पश्चिमी या यूरोप की आधुनिक कला से भिन्न एक विशिष्ट भारतीय दृष्टिकोण भारतीय कला में स्थान पाता है, जिसमें स्वदेशी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा भारतीय परंपरागत कलाओं का भी मिश्रण है। प्रश्न नंबर 4, रामकिंकर बेंज के मूर्ति शिल्प संथाल परिवार की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो हम पहले तो रामकिंकर बेंज के बारे में पढ़ेंगे, फिर रामकिंकर बेंज के संथाल परिवार मूर्ति के बारे में। रामकिंकर बेंज का जन्म 1906 में पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक आर्थिक और सामाजिक रूप से विपन्न कमजोर परिवार में हुआ था। अपने दृढ़ संकल्प से वह भारतीय कला के प्रतिष्ठित प्रारंभिक आधुनिक कलाकारों में से एक बने। भारतीय कला में उनके अतुल्य योगदान के लिए वर्ष 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। रामकिंकर बेंज की स्मारकीय शिल्पाकृतियों ने सार्वजनिक कला में अपना एक अलग प्रतिमान स्थापित किया। रामकिंकर बेंज ने 427 सेंटीमीटर के संथाल परिवार नामक शिल्प का निर्माण किया, जो कि शांति निकेतन में कला भवन के परिसर में स्थापित की गई है। बेंज ने सुजाता, कन्या तथा कुत्ता, अनाज की ओसाई आदि विशेष प्रसिद्ध चित्र व मूर्तियां बनाई। अब हम रामकिंकर बेंज के संथाल परिवार जो मूर्ति बनाई गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। संथाल परिवार खुली हवा में बड़े पैमाने पर बनाई गई मूर्ति है, जिसे 1937 में रामकिंकर बेंज ने बनाया था। इसे भारत में पहली आधुनिकतावादी मूर्ति माना जाता है। इस मूर्ति को कला भवन के बाहर रखा गया है। कला भवन कहाँ पर है? शांति निकेतन में, और शांति निकेतन कोलकाता में स्थित है। तो उसके कला भवन के परिसर में इस मूर्ति को खुले में रखा गया प्रांगण में। ये रामकिंकर बेंज के द्वारा बनाई गई संथाल परिवार जो कि 1937 में बनाई गई है।
विषय वस्तु, इस मूर्ति शिल्प में एक संथाल आदमी का दृश्य दिखाया गया है जो अपने बच्चों को डंडे से बंधी हुई टोकरी में ले जा रहा है। ये एक आदमी है जो इसने एक टोकरी बांध रखी है और इस टोकरी में दोनों ओर अपने बच्चों को ले जा रहा है। उसकी पत्नी व कुत्ता साथ चल रहे हैं। उसकी पत्नी कुत्ता साथ चल रहे हैं। संभवतः इसमें यह बताया जा रहा है कि कैसे एक परिवार पलायन कर एक जगह से दूसरे स्थान पर हो रहा है और वे अपने साथ थोड़ा बहुत सामान उसे लेकर जा रहे हैं। ग्रामीण परिदृश्य के बीच रहते हुए कलाकार के लिए यह दैनिक दृश्य होगा। स्मारकीय स्थिति, कलाकार इस मूर्ति शिल्प को स्मारकीय स्थिति प्रदान करता है। मूर्ति गोल बनाई गई है ताकि हम इसे हर तरफ से देख सकें। इसे नीचे आसन पर रखा गया है जो हमें यह महसूस कराता है कि मानो कि हम भी उसी स्थान के एक अंग हैं। ये मूर्ति गोल आकृति में बनाई गई, चारों ओर देखने से हमें दिखाई दे सकती है। निर्माण सामग्री, इस मूर्ति के निर्माण में क्या क्या सामग्री काम है। सामग्री, निर्माण सामग्री, जिस सामग्री से इसे बनाया गया है वह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे सीमेंट को छोटे पत्थरों के साथ मिला गया है तथा धातु के कवच की सहायता से उसे रूप दिया गया है। यानी पहले तो इसका जो ढांचा बनाया गया है वो धातु का बनाया गया है, फिर उसके बाद में छोटे छोटे पत्थरों से, कंक्रीट से और सीमेंट से इसका निर्माण किया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। एम.एफ. हुसैन की मदर टेरेसा चित्र की कलात्मक विशेषताएं बताइए। एम.एफ. हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन का जन्म महाराष्ट्र में 1915 में हुआ था। हुसैन एक भारतीय चित्रकार के रूप में जाने जाते थे तथा साथ ही वे प्रोग्रेसिव कला ग्रुप के कलाकार सदस्य भी रहे। एम.एफ. हुसैन भारतीय विषयों को चित्रित करने के लिए आधुनिक शैली का प्रयोग किया। मदर टेरेसा की विशेषताएं, एम.एफ. हुसैन का मदर टेरेसा का चित्र जो एक संत जैसी छवि का चित्र है, 1980 के दशक का है। यह विशेष शैली में उस कलाकार द्वारा चित्रित किया जिसने आधुनिक भारतीय कला की नई भाषा का सर्जन किया था। ये एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाया गया एक मदर टेरेसा चित्र है जो कि कागज, ऐसा लगता है कि कागज चिपकाए गए हैं दीवार के ऊपर। विषय वस्तु, इस चित्र में मुखहीन मां की आकृति अनेक बार दिखाई देती है। प्रत्येक बार वह अपने हाथों में बहुत ध्यान से एक बच्चे को पकड़े हुए हैं। चित्र के बीच में एक आकृति बैठी हुई मां की है। यानी इसमें 3 जो महिला आकृति बनाई गई हैं, प्रत्येक का चेहरा नहीं दिखाया गया है और इसमें प्रत्येक ने मां ने एक हाथ में बच्चा ले रखा है। चित्र के बीच में आकृति बैठी हुई मां की है तथा उसके गोद में एक अच्छा बड़ा व्यक्ति क्षितिज रूप से लेटा हुआ है। यह बताता है कि कलाकार यूरोपीय कला, विशेषकर प्रसिद्ध मूर्तिकार इटालियन पुनर्जागरण मास्टर माइकल एंजेलो की मूर्ति पिएटा से परिचित है। दूसरी तरफ स्पाट आकृतियों का प्रयोग आधुनिक होने का प्रभाव को स्पष्ट करता है। मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा यह जो चित्र बनाया गया है जिसमें महिला, इसमें बार बार महिला यानी माँ की आकृति दिखाई गई और माँ ने बच्चे को बहुत ध्यान से पकड़ रखा है। इसमें बीच में एक विशेष माँ की फोटो दिखाई गई है जिसमें एक बड़ा व्यक्ति क्षितिज रूप से लेटा हुआ है। इसमें कलाकार यह बताना चाहता है कि मैं यूरोपीय कला है उससे भली भांति से परिचित हूँ। विशेषकर उसने कहा है कि मैं जो प्रसिद्ध इटालियन कलाकार माइकल एंजेलो की मूर्ति, जो माइकल एंजेलो ने एक मूर्ति बनाई थी पिएटा, उससे भी परिचित हूँ, जिसमें यह कलाकार दिखाना चाहता है। दूसरी तरफ सपाट आकृतियों का प्रयोग आधुनिक होने के भी भाव को स्पष्ट करता है। चलो अगले क्वेश्चन है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।